हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 2 में धातु एवं धातु कर्म का अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज। कौन सा? छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज। खनिज कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हेमेटाइट जो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं? दंतेवाड़ा में पाया जाता है, बस्तर में पाया जाता है, कांकेर में, नारायणपुर में, रायपुर और कबीरधाम। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ में खनिज बॉक्साइट। बॉक्साइट सरगुजा में पाए जाते हैं, कोरबा में, जसपुर में, कांकेर, बस्तर और कबीरधाम में पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में पाए जाते हैं। अलेक्जेंडराइट यह रायपुर में पाया जाता है। डोलोमाइट इस प्रकार के जो खनिज हैं दुर्ग में, कबीरधाम में, बिलासपुर में और जांजगीर चांपा में पाए जाते हैं। कैसेटेरॉइड दंतेवाड़ा और बस्तर में पाया जाता है, कोरंडम केवल दंतेवाड़ा में पाया जाता है। ये था आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज। हम पहले वीडियो में एक चीज बताना भूल गए थे कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। लिख लेते हैं सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। अयस्क हम किसे कहते हैं? जिसमें अशुद्धि कम होती है और धातु अधिक मात्रा में पाए है ना, अर्थात अयस्क एक खनिज का ही रूप है ना। ऐसे खनिज जिसमें अशुद्धियां कम होती है, जिसको धातु का निष्कर्षण करने के लिए कम लागत लगती है, आसानी होती है, उसको हम अयस्क कहते हैं है ना। तो सारे अयस्क क्या होते हैं? खनिज। लेकिन सारे खनिज जैसे कुछ खनिज होते हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में धातु, अशुद्धियां ज्यादा मात्रा में है, उसको हम अयस्क नहीं कह सकते, लेकिन है तो एक खनिज वो भी। तो इस तरह सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। आठवां है जो सोना है कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोना रायपुर में, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, बस्तर में पाए जाते हैं। अभ्रक भी रायपुर, बस्तर, सरगुजा और जसपुर में पाए जाते हैं। ये हमारा क्या था कि कौन कौन से धातु कौन कौन से जगह में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मेटालर्जी, धातु कर्म। इतने तो ऊपर में क्या था? धातु खत्म हो चुका, अब क्या है? धातु कर्म, मेटालर्जी। हम धातु कर्म किसे कहेंगे समझने की कोशिश करते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है या मेटालर्जी कहलाती है। समझ लो, ये एक प्रकार का अयस्क है। क्या है? एक प्रकार का अयस्क। अयस्क मतलब यहाँ थोड़े से मात्रा में क्या है? अशुद्धियां। क्या है? यहाँ अशुद्धियां हैं और बीच में क्या पाई जाती हैं? इस प्रकार से धातु पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? ये धातु पाया जा रहा है। तो इस सब को हम क्या करेंगे? अलग करेंगे और केवल इस प्रकार की धातु प्राप्त कर लेंगे और ये बाकी अशुद्धियां को क्या कर लेंगे? इस तरह से अलग हो जाएगा। ये अशुद्धि क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये धातु है और ये क्या है? अशुद्धियां। इनको हमको क्या करना? अलग करना ही क्या कहलाता है? शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म या क्या कहेंगे? धातु का निष्कर्षण करना।
तो धातु कर्म कितने चरण में पूर्ण होते हैं? धातु कर्म 3 चरण में पूर्ण होते हैं। पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण, तीसरा धातु का शुद्धिकरण। इस तरह से हमारे धातु कर्म 3 चरणों में पूर्ण होते हैं। कैसे पूरे होंगे आगे देखेंगे उसको। पहला है हमारा अयस्क का सांद्रण करना। पहला कौन से टॉपिक है? अयस्क का सांद्रण करना। क्या होता है अयस्क का सांद्रण? देखते हैं। तो खदानों से प्राप्त अयस्क में अधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, कंकड़, अशुद्धियां होती हैं। बहुत सारे क्या होती हैं अयस्क में? अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां कौन सी हो सकती है? मिट्टी, रेत, कंकड़ हो सकती है। इन अशुद्धियों को क्या करना? इन अशुद्धियों को कहते हैं अधात्री या गैन। क्या कहते हैं? अधात्री या गैन। तो अयस्क से प्राप्त इन अशुद्धि को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अर्थात अयस्क में अशुद्धियों को अलग करेंगे तो ये कौन सी विधि होगी? अयस्क का सांद्रण। अधात्री को अलग करना, ये पहला है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण कैसे कैसे कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है आगे देखते हैं। पहला है वृत्तीय पृथक्करण विधि। पहली विधि का नाम क्या है? वृत्तीय पृथक्करण विधि। अब देखते हैं वृत्तीय पृथक्करण विधि। तो वृत्तीय पृथक्करण विधि में क्या होता है? इस विधि में अयस्क को पीसकर पानी की धारा में प्रवाहित किया जाता है और पानी की धारा में अयस्क के भारी कण नीचे तली में बैठ जाते हैं तथा अशुद्धियां पानी के साथ बह करके अलग हो जाती हैं। अर्थात हम अयस्क को पहले क्या कर लेंगे? पीस लेंगे। क्या करेंगे? पीस लेंगे और पीसने के पश्चात इस अयस्क को यहाँ पर बहती हुई पानी की धारा में छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। और ये जो अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण होते हैं, ये अधिक घनत्व वाले क्या होते हैं? अयस्क के कण। ये गलत लिखा है। अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण, जो अधिक घनत्व होता है नीचे तली में बैठ जाता है और अशुद्धियां क्या हो जाती है? पानी की धारा के साथ बह करके अलग हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय पृथक्करण विधि। वृत्तीय पृथक्करण क्यों? जिसका भार ज्यादा होगा वो नीचे तली में बैठेगा और जिसका भार कम होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? धातुओं को शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अयस्क को क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। अशुद्धियों को अलग करते हैं। इस विधि से कौन कौन से अयस्क का सांद्रण किया जाता है? कार्बोनेट का और ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण इस विधि के द्वारा करते हैं, वृत्तीय पृथक्करण विधि। अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं? अयस्क को पीस लिया जाता है। यहाँ अयस्क को पीस करके डालते हैं। क्या करते हैं? डालते हैं। और ये जो दो चक्के होते हैं ये भी चुंबक के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? चुंबक के बने होते हैं। और इसके ऊपर में क्या लगा रहता है? इस तरह का पट्टा लगाया जाता है। पट्टे फीता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फीता लगाया जाता है। और इसमें किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है बोलने से? ऐसे अयस्क जिसमें चुंबकीय पदार्थ उपस्थित हो। अर्थात कैसे क्या उपस्थित हो? चुंबकीय पदार्थ उपस्थित हो। तो उसको क्या करते हैं? अयस्क को पीस करके डाले और इन पट्टा में क्या हो जाएगा? ये घूमते हुए आएगा और यहाँ क्या है? खुद ये चुंबक है तो इसमें घूमते हुए आता है और क्या होता है? जो अशुद्धि होता है ये सीधे ही नीचे गिर जाता है।
क्या हो जाता है, सीधे नीचे गिर जाता है। और जो कुछ चुंबकीय पदार्थ होते हैं चुंबक में कुछ देर तक चिपके रहते हैं, और जब चुंबक का प्रभाव कम हो जाता है तो इस तरह से चिपक करके अलग हो जाता है। इस तरह चुंबकीय पदार्थ एक कंटेनर में और अचुंबकीय पदार्थ एक कंटेनर में क्या हो जाता है, अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। तो क्या लिखा है, अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को पीस दिया जाता है और उसमें चलने पहले रबर के कन्वेयर बेल्ट डाला जाता है और चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे गिर जाते हैं, और चुंबकीय पदार्थ जब चुंबक का प्रभाव खत्म होता है तभी क्या होते हैं, गिरते हैं। इसमें किस किस का उपयोग किया जाता है, तो टीन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। टीन के अयस्क में, किसके अयस्क में, टीन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धि को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब हम देखते हैं झाग उत्प्लावन विधि। कौन सी विधि देखेंगे जी, झाग उत्प्लावन विधि। झाग उत्प्लावन विधि क्या होता है, इसमें देखते हैं सल्फाइड अयस्क के संग्रहण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सल्फाइड अयस्क का उपयोग करेंगे। हर कौन से अयस्क, सल्फाइड अयस्क के संग्रहण का उपयोग करेंगे। तो सल्फाइड अयस्क में पानी तथा जल मिला करके अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होता है। देख लेते हैं, ये बड़ा सा कंटेनर है, इस कंटेनर में जो हमारा सल्फाइड अयस्क है, कौन सा सल्फाइड अयस्क है, वो कैसा है, इसमें पीसा हुआ है। कैसा है भाई, पीसा हुआ है। और जब सल्फाइड अयस्क को पीस लिया जाता है, इसमें डालते हैं, उसके साथ साथ इसमें क्या डाला जाता है, पाइन का तेल भी मिला जाता है। ये सल्फाइड अयस्क है, साथ ही साथ पाइन या चीड़ का तेल मिला लिया जाता है। इसका तेल, पाइन या चीड़ का तेल मिला लिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, वायु प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से फूंक मारा जाता है या वायु को तेजी से प्रवाहित किया जाता है। जब वायु तेजी से प्रवाहित होकर के यहाँ पर आते हैं और पाइन के तेल और अयस्क आपस में मिक्स रहते हैं, तब क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, झाग उत्पन्न होता है। और इस तरह से ऊपर में झाग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं। और ये झाग क्या हो जाते हैं, इस तरह से निकल आते हैं। क्या हो जाते हैं जी, इस तरह से निकल आते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो झाग के साथ अयस्क निकल आया है, क्या हो गया है, अयस्क निकल आया है। अब झाग को सुखा देने पर क्या होगा, केवल अयस्क बचता है। क्या बचेगा, अयस्क बचता है और अशुद्धि क्या हो जाती है, इसी तली में जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अशुद्धि इसी तली में जमा हो जाती है। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, अयस्क को सांद्रित कर लिया जाता है ना। तो सल्फाइड के कणों को तेल के एक पतला परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह हल्के होकर के झाग के साथ चले आते हैं, जबकि जो कंकड़ पत्थर है इसी में जमा हो जाता है। समझ में आएगा। पहला क्या करेंगे, देख लेते हैं फिर एक बार। जो अयस्क पिसा हुआ है इसमें डाल देते हैं, साथ ही साथ इसमें पाइन का या चीड़ के तेल को मिला दिया जाता है और इसमें क्या की जाती है, तेज वायु प्रवाहित की जाती है। और जब चीड़ का तेल और अयस्क का आपस में मिल जाते हैं हवा के फूंक मारने पर, उसके साथ साथ क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा, झाग। और ये झाग को इस तरह से अलग कर दिया जाता है और इसको सुखाया जाता है। कुछ देर बाद हमारा अयस्क क्या होता है, सांद्रित प्राप्त हो जाता है और जो अशुद्धि है इस नीचे तली में जमा हो जाते हैं। ठीक है, यह था हमारा अयस्क का सांद्रण। क्या था, अयस्क का सांद्रण। अब हमारा अगला टॉपिक है धातु का निष्कर्षण। हम धातुओं को निष्कर्षण कैसे करेंगे, तो अधिक जो क्रियाशील धातु होती हैं वो विद्युत अपघटनी के द्वारा निष्कर्षित होती हैं
और जो कम क्रियाशील धातु होती हैं या निम्न क्रियाशील धातु होती हैं ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अयस्क से रासायनिक अपचयन द्वारा विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा, जैसे रासायनिक अपचयन विधि द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो धातु का निष्कर्षण कैसे होगा आगे देखते हैं डिटेल्स में। पहले हम देखते हैं मध्यम एवं निम्न क्रियाशील धातुओं के, फिर बाद में देखेंगे अधिक क्रियाशील धातुओं के। तो मध्यम एवं निम्न क्रियाशील धातुओं में क्या होता है, तो धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। जो धातु के जो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क है, कौन कौन से अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क, इसको हम पहले किसमें परिवर्तन करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। तो किस तरह से इन अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है देखेंगे। तो धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है ना। तो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करना किस पर निर्भर करता है, उस अयस्क में उपस्थित अशुद्धि पर। किस पर, अशुद्धि पर। देखते हैं आगे कैसे। सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म किया जाता है, यह प्रक्रिया भंजन कहलाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं। इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। जब सल्फाइड अयस्क को ये सल्फाइड अयस्क है, क्या अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गलनांक से कम तापक्रम, मतलब ऐसा तापक्रम जिससे वो गलना या पिघलना शुरू हो जाए, उससे कम तापक्रम पर गर्म किया जाए। सल्फाइड अयस्क को ले लिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसे कम गर्म करें। और कितना गर्म करेंगे, जो इसके गलनांक से कम तापमान होगा। तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो इस तरह से सल्फाइड अयस्क को हम क्या प्राप्त कर लिए भाई, इसका ऑक्साइड प्राप्त कर लिए। सल्फाइड अयस्क का क्या प्राप्त कर लिए, ऑक्साइड प्राप्त कर लिए, है ना। इसका क्या प्राप्त कर लिए, ऑक्साइड प्राप्त कर लिए। यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, भर्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, भर्जन अभिक्रिया, है ना। भर्जन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और सांद्रित अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम पर गर्म किया जाता है, यह अभिक्रिया निष्स्थापन कहलाता है। इस विधि का उपयोग करके कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तन। यहाँ देखो कार्बोनेट अयस्क है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है क्या, नहीं। और इसे कितने ताप पर गर्म करेंगे, ऐसे ताप जिसका गलनांक ताप से कम, अर्थात ये पिघलना शुरू ना हो जाए, उससे कम ताप पर इसे गर्म करने पर यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, मुक्त हो रहा है। जहाँ कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होते हैं तथा धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ कार्बोनेट से कार्बोनेट अयस्क प्राप्त हो रहे हैं, और सल्फाइड से सल्फाइड के क्या हो रहे हैं, ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं, सल्फाइड ऑक्साइड। और यहाँ क्या प्राप्त हो रहे हैं, कार्बोनेट ऑक्साइड। तो इस तरह से क्या किया जाता है, मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं में पहले अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। और ऑक्साइड में परिवर्तन की निम्न विधियां हैं, एक होती है भर्जन अभिक्रिया और एक होती है निस्तापन अभिक्रिया। भर्जन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, निस्तापन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, और भर्जन विधि के द्वारा सल्फाइड के ऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं और निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट के ऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं।
इस तरह से हम क्या करते हैं, सल्फाइड और क्या करते हैं, कार्बोनेट के अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। अब अयस्क प्राप्त ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, सॉरी क्या प्राप्त कर लेते हैं, ऑक्साइड। और जब ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो आगे क्या प्रक्रिया होती है, तो धातु के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन, जो धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुआ है अब उसका अपचयन करेंगे। कैसे होता है अपचयन देख लेते हैं। पहला है कार्बन अपचयन विधि और दूसरा क्या है, रासायनिक अपचयन विधि। कौन कौन सी विधि है, दो विधियां हैं, कार्बन अपचयन विधि और एक कौन सी विधि है, रासायनिक अपचयन विधि। तो कार्बन अपचयन विधि देखते हैं। भर्जित या विस्थापित अयस्क को कार्बन या कोक के साथ वात्या भट्टी में उच्च ताप 700 से 1800 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, जिससे धातु अपचयित होकर के पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। जो हमारा ये ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, धातुओं का क्या प्राप्त हुआ था, ऑक्साइड, उसमें कार्बन या कोक मिला देने पर और गर्म करने पर, है ना, कहाँ पर गर्म करना है, वात्या भट्टी में। कौन सी भट्टी में, वात्या भट्टी में। टेम्परेचर कितना है, 700 से 1800 डिग्री सेल्सियस। इस जिंक ऑक्साइड कार्बन को 700 से 1800 डिग्री सेल्सियस वात्या भट्टी में गर्म करने पर क्या होती है, धातु पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। धातु अपचयित होकर के पिघली अवस्था, देखो ये धातु प्राप्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। अर्थात समझ में आएगा ना, ये जिंक के ऑक्साइड में कार्बन या कोक को मिला देंगे, 700 से 1800 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर हमारा धातु कैसे प्राप्त हो रहे हैं, पिघली अवस्था में। ये था हमारा कार्बन अपचयन विधि। दूसरा विधि कैसे अपचयन करते हैं, तो यह है रासायनिक अपचयन विधि। तो रासायनिक अपचयन विधि हम देखे थे, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन द्वारा धातु को पृथक किया जाता है। जैसे हम सक्रियता क्रम में देखे थे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है और यहाँ पर दानेदार जिंक है, तो ये दानेदार जिंक अधिक सक्रिय है और ये कॉपर क्या है, कम सक्रिय है। अर्थात क्या कर रहा है, ये जिंक कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, पृथक कर दे रहा है। इस विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, धातु को निष्कर्षण कर सकते हैं। एक था कार्बन अपचयन विधि और एक क्या था, रसायन अपचयन विधि। देखते हैं जैसे कॉपर सल्फेट और फेरस में, है ना, आयरन को जब क्या किया जाता है, क्रिया कराया जाता है, तो इसको फेंक देता है, विस्थापित कर देता है। अर्थात कॉपर अलग निकल गया और इसके साथ कौन आ गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए। इस तरह से इसमें कॉपर सल्फेट में जिंक है, तो क्या हो गया, इसको विस्थापित कर दिया और ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए और क्या बना लिए, मिक्स हो गए। इस तरह से रासायनिक अपचयन विधि होता है। आगे देखते हैं, धातुओं का शोधन। किसका शोधन, धातुओं का शोधन। धातु का शोधन कई विधियों से होता है। एक होता है भौतिक विधि, कौन सी विधि, भौतिक विधि, और दूसरी विधि होती है रासायनिक विधि। इसमें देखते हैं भौतिक विधि। इसके अंतर्गत द्रवण तथा प्रभाजी क्रिस्टलीकरण द्वारा धातु का शोधन होता है। इसके किसके द्वारा, द्रवण के द्वारा, और एक क्या होता है, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा। तो द्रवण क्या होता है समझते हैं, है ना। तो शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टीन, लेड आदि धातु का ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है, तो धातु पिघल कर बह जाती है और असंख्या वहीं रह जाती है। अर्थात एक ढलान वाली ऐसी भट्टी होगी, क्या होगा, ढलान वाली भट्टी होगी। इस भट्टी में इस तरह से पदार्थ को रख दिया जाएगा और रख देने के बाद इस तरह से रख दिया गया है और इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
तो जितना शुद्ध धातु है इस तरह से आ जा रहा है और अशुद्धियां यहीं रह गई। अर्थात एक ढलान वाली भट्टी में है ना, उस धातु को है ना, जैसे जो जल्दी पिघल जाता है उसको गर्म करने पर, टीन लेड जैसे धातु को यहाँ पर गर्म करने पर शुद्ध धातु इसे प्राप्त हो गई यहाँ पर, और जो अशुद्ध धातु है यहीं रह गई, क्योंकि शुद्ध धातु पिघल करके इधर आ गया और अशुद्धियां वहीं रह गई। ये था आपका द्रवण विधि। कौन सी विधि? द्रवण विधि। दूसरा है आपका ज़ोन, है ना, ज़ोन प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। तो ज़ोन प्रभाजी क्रिस्टलीकरण में हर इसमें गोल्ड प्लेटिनम धातु को शुद्ध किया जाता है। वैसे धातुओं को, गोल्ड को, प्लेटिनम को, देखते हैं आगे कैसे शुद्ध किया जाता है। ये मान लो आपका प्लेटिनम है, ये आपका कौन सी धातु है? सपोज दैट ये आपका प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। और इस प्लेटिनम धातु को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे, है ना, इसको शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध करने के लिए हम देखते हैं कि ये एक बड़ा सा सर्कुलर हीटर है, एक गोल हीटर है। ये क्या है? एक गोल हीटर है, एक कॉइल है, गोल है, और गोल क्या है? हीटर है। बहुत ही ज्यादा क्या है? ये गोल हीटर जो है, ये वाली गोल हीटर बहुत ही गर्म है। ऐसे गोल है ना, ये क्या है? गर्म है। और जैसे इसको अब हम क्या करते हैं? चिमटी की सहायता से पकड़ते हैं और इस प्लेटिनम की धातु में क्या करते हैं? ऐसे घुमाते हैं। इसको क्या करते हैं? ऐसे चिमटी की सहायता से पकड़ करके घुमाते हैं। और ऐसे करने पर क्या हो जाता है? जो अशुद्धियां होती है, जिस जगह में क्या होती है, ये हीटर रहता है, उस जगह में सब अशुद्धि पिघल करके चले आते हैं। हाँ, सब अशुद्धि क्या होते हैं? पिघल करके चले आते हैं, क्योंकि इस भाग में गरम जिस भाग होता है उस भाग में अशुद्धियां पिघल करके चली आती है। अर्थात ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पहले वाला ये हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है? गर्म होकर के अशुद्धियां चली गई है। अब ये भाग ठंडा हो गया है। क्या हो गया है? ठंडा हो गया। अर्थात ये भाग क्या हो गया है? अब शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। और अशुद्धि कहाँ है? इस जहां पर अभी गर्म हीटर है। ऐसे करते करते इस हीटर को यहाँ तक ले आया, इस हीटर को यहाँ तक ले आया, तो इसमें सारे अशुद्धियां इस भाग में जमा हो गई। इस भाग में क्या हो गई? सारे अशुद्धियां जमा हो गई। और क्या हो गया? ये जो भाग है ठंडा होने के बाद, ये वाला भाग भी क्या हो जाता है? ठंडा होने के बाद शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध। और इस प्रोसेस को बार बार किया जाता है, ताकि क्या होगा? जितने भी अशुद्धियां होंगी इसमें चिपक कर एक किनारे की ओर आ जाएगा। अर्थात इसमें एक सर्कुलर हीटर होता है, गोल हीटर होता है। गोल हीटर क्या होता है? बहुत ही गर्म होता है, जिसको एक सिरे से दूसरे सिरे पर लिया जाता है, और जिधर भाग गर्म होता जाता है उसमें अशुद्धियां पिघल कर हीटर के किनारे की ओर आ जाती हैं। और एक हिस्सा ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सर्कुलर हीटर एक किनारे पर आ जाता है, जहां पर अशुद्धियां जमा हो जाती है, और फिर अशुद्धि वाले भाग को काट करके अलग कर दिया जाता है। इधर क्या हो गया? हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। इस विधि को कहते हैं प्रभाजी क्रिस्टलीकरण या ज़ोन शोधन विधि। इसमें भी इसी बात को लिखा गया है। ज़ोन शोधन इस विधि द्वारा काम करता है जहां अशुद्धियां ठोस धातु की अपेक्षा द्रव अवस्था में विलय होती है। अर्थात ठोस अवस्था से क्या होती है? अशुद्धियां द्रव अवस्था में चली आती है। अर्थात जब जब धातु गर्म होगा वहां अशुद्धियां चले आएंगी। इस विधि का उपयोग गोल्ड और प्लेटिनम धातु में किया जाता है। विधि कैसा होता है? इस विधि में अशुद्धि धातु की क्षण में वृत्ताकार ऊष्मा, अर्थात
अपना सर्कुलर हीटर लेकर के क्षण में एक सिरे से दो सिरे तक खिसकाया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार किया जाता है और वृत्ताकार भाग में क्या हो जाती है, अशुद्धियां जमा हो जाती है और फिर उस हिस्से को क्या कर दिया जाता है, काट करके अलग कर दिया जाता है। ये था आपका यौन शोधन विधि। अब आते हैं अगला विधि, शुद्ध करने की अगली विधि। उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी विधि। अब हम देखते हैं विद्युत अपघटनी विधि के बारे में। हाँ, तो इस विधि में क्या होती है, एक कंटेनर ले लिया जाता है इस तरह से और कंटेनर के अंदर में क्या होती है, शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी होगी। ये कैथोड है, ये शुद्ध धातु की है, ये कैसी होगी, पतली पट्टी होगी। और जो एनोड है ये क्या होती है, अशुद्ध धातु की क्या होती है, मोटी पट्टी, है ना, पट्टी होती है। क्या होती है, एक कंटेनर है जिसमें एक कैथोड लिया जाता है और एक क्या लिया जाता है, एनोड लिया जाता है। ये कैथोड है जो पतली परत होगी और ये एनोड है जो कैसी होगी, थोड़ी सी मोटी होगी। समझ में आ गया। अब इसके अंदर में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है। ये जो विलयन दिख रहा है आपको, ये क्या है, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब एनोड और कैथोड को एक सेल के सहारे से जोड़ दिया जाता है। एनोड के धन सिरे को धन सिरे से तथा कैथोड के ऋण सिरे को ऋण सिरे से इस तरह से जोड़ देते हैं और बीच में एक कुंजी भी लगा देते हैं। कुंजी का अर्थ होता है स्विच, जिसको परिपथ को चालू या बंद करना होता है। अब हम क्या करते हैं, क्या लिए हैं, एक कंटेनर है, कंटेनर में एक कैथोड है जो पतली पट्टी है शुद्ध धातु की, एनोड है जो मोटी पट्टी है जो क्या है, अशुद्ध धातु की है। और इसमें क्या है, एक सेल लगा हुआ है, एनोड को धन सिरे से और कैथोड को ऋण सिरे से और एक कुंजी बीच में लगी हुई है। अब इसमें क्या है, अंदर में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है। अब क्या होता है, जब हम इस कुंजी को, इस परिपथ को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, है ना, जब परिपथ को स्टार्ट किया जाता है तो एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। यहाँ लिखा हुआ है एनोड पर उपस्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। अर्थात इस एनोड में जो अशुद्धियां हैं इस सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाती है, घुल जाती है। क्या हो जाती है, घुल जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है विद्युत अपघट्य में इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अर्थात जितनी अशुद्धियां इसमें घुली, इससे एनोड से जितनी भी अशुद्धियां क्या हुई, इस द्रव्य में, इस सॉल्यूशन में घुला, है ना, तो इस सॉल्यूशन से उतनी ही मात्रा में शुद्ध पदार्थ जाकर के इस कैथोड में जुड़ गया। यहाँ से जितना अशुद्धि आया उतना शुद्धि कहाँ पर जाकर के जुड़ गया, कैथोड में जुड़ा। अब देखते हैं विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है। जो अशुद्धि इसमें घुल जाता है वो घुल गया और जो अशुद्धियां इसमें घुल नहीं पाता है वो क्या होता है, यहाँ पर नीचे में, हाँ, एनोड के नीचे में रहता है, जिसे क्या कहते हैं, तली पर जम जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख। इसमें क्या होता है, एक टैंक या कंटेनर होती है जिसमें एक एनोड लगा रहेगा और एक क्या होती है, कैथोड। एनोड अशुद्ध धातु की पतली पट्टी होती है, कैथोड शुद्ध धातु की पतली पट्टी, शुद्ध धातु की मोटी पट्टी। अच्छा, है ना, ये शुद्ध धातु वाली पतली पट्टी होती है और ये अशुद्ध धातु वाली मोटी होती है। एनोड कैसे है, मोटी है, और शुद्ध धातु कैसे है, पतला होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जितने भी, है ना, और इसके अंदर में क्या है,
विलयन है। अब एनोड को धन सिरे से, कैथोड को ऋण सिरे से और एक कुंजी के साथ जोड़ देते हैं। इस परिपथ को शुरू करते हैं तो इस एनोड से अशुद्धि क्या होती है, निकल जाती है और उतनी जितनी अशुद्धियां इस सॉल्यूशन में घुल गए, सॉल्यूशन से शुद्ध धातु भी निकल करके कहाँ पे जमा होती है, कैथोड में जमा हो जाती है। अर्थात यहाँ से अशुद्ध निकल कर इसमें घुल जा रहा है और इस विलयन में जितना शुद्ध है जाकर के कैथोड में छिपा गया। और एनोड से जो अशुद्धियां इसमें घुल जा रही है, घुल गई, और जो अशुद्धियां नहीं घुलती है एनोड के नीचे तली में बैठ कर जम जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंक कहते हैं। इस तरह से विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा भी क्या किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक बाद में।